हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जय वर्मा एटा एडवांस क्लासेस से। उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार आनंदमय होगा। तो देखिए, आज हम अपना उसी पॉलिटी का धुआं धुआं सीरीज में जो लेक्चर 4 है उसमें संविधान सभा चल रही है, उसमें हम संविधान सभा का पार्ट 2 लेकर आए हैं। ठीक है, पार्ट 2 लेकर आए हैं। आगे हम पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। जहाँ हमने देखा था कि संविधान सभा को हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं, उसके बाद आगे की व्यवस्थाएं देखते हैं। ठीक है, तो आगे हमने लास्ट जो पढ़ लिया था वो कहाँ तक पढ़ लिया था। लास्ट अगर हम बात करें, लास्ट हम ये पढ़ लिया था कि जब 14 अगस्त 1947 को भारत से पाकिस्तान अलग हो गया, तो उसमें क्या हुआ कि कुछ 389 सीटों में कुछ पाकिस्तान में चली गई और कुछ हमारे भारत में रह गई। जो भारत में रही थी वो कितनी थी, हमने देखा था 299 सीटें। ठीक है, और 299 में भी जो प्रांतों से बची थी वो 229 थी और देशी रियासतों से बची थी वो 70 थी। यहां तक पढ़ लिया था। उसी क्रम में आज हम अपना आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम जो आगे बढ़ाने जा रहे हैं उसमें पहला है वो 389 सदस्यों में जो समितियां बनाई गई थी उन समितियों के बारे में। ठीक है, देखो संविधान सभा में कुल समितियां बनी थी, उनकी संख्या कितनी थी, 15। ठीक है, संविधान सभा में जो समितियां बनाई गई थी उनकी संख्या थी 15 और इन समितियों को अलग अलग विभाग सौंपे गए थे। उन विभागों का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तो जैसे देखो एक बात याद रखना, इस समितियों को याद रखने में सबसे बड़ी बात यह होती है कि बार बार भूल जाते हैं समितियों को। ठीक है, बार बार भूल जाते हैं। तो इसमें क्या है, संघ से संबंधित कोई भी बात होती है संघ से संबंधित, तो समझ लेना वहां पे JLN। ठीक है, वहां पे JLN। जैसे संघ संविधान समिति, संघ विषय समिति, दोनों के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू रहेंगे। फिर उसके बाद प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय विषय समिति, ठीक, इसके सरदार पटेल रहेंगे। उसके बाद हमारे रहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जैसे नियम कानून बनाने वाली समिति है, संचालन समिति है, झंडा समिति है। इनके अध्यक्ष हमारे कौन रहेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अलग अलग जो समितियां बनी हैं उन 15 समितियों में हमें कुछ समितियां पढ़नी है। ठीक है, कुछ समितियां पढ़नी है और उनको याद भी करना है। 15 समितियां पढ़नी है, हाँ पढ़नी है। ठीक, अब इन समितियों मैंने बताया संघ से संबंधित कोई काम बात चल रही है, संघ समिति का अध्यक्ष कौन था या संघ संविधान समिति का अध्यक्ष। तो संघ से संबंधित जब भी कोई बात हो तो हमेशा एक चीज याद रखना, कौन हो सकते हैं वहां पे, जवाहरलाल नेहरू। संघ और विदेश से, ये दोनों अगर कभी भी कहीं पॉइंट आते हैं कैसे भी, तो समझ लेना संघ और विदेश से संबंधित वो JLN को ही कार्य सौंपा गया है। ठीक है, तो देखते हैं। हाँ, एक बात और हम बता दें आपको कि हमारा जो पार्ट 1 है ना, पार्ट 1 है उसमें एक गलती हो गई है मुझसे, मतलब ध्यान नहीं दिया गया उस पर। गलती वो ये है कि जो प्रारूप समिति की रिपोर्ट, उद्देश्य प्रस्ताव JLN ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था, वो उसकी रिपोर्ट कब आई थी, वहां पे जो लेखन कार्य है उसी लेखन कार्य को मैंने पढ़ दिया है, थोड़ा ध्यान नहीं दिया है। वो रिपोर्ट जो 13 दिसंबर वाली बैठक हुई थी, तीसरी बैठक संविधान सभा की, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था और उस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान ने रिपोर्ट के तौर पर जब प्रस्तुत किया है तो वहां सन गलत लिख गई, 22 जनवरी 1947 होना चाहिए था और वहां पे क्या हो गया है, 46 हो गया है। तो आप लोग उसे सही कर लेना। ठीक है, वो ध्यान नहीं दिया गया, इस वजह से छूट गया। परेशान ना होना, अगर कोई गलती किसी भी वीडियो में
किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो आ रही है और उसमें गलती हो रही है तो आप घबराएं ना और ना परेशान हो और ना ये सोचे कि सर ने गलत पढ़ा दिया। हाँ, हम लोग उस चीज को सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, अगले वीडियो। तो इसको आप देख लेना, जो तीसरी बैठक हुई थी वहां पे हमने 1946 करा दिया है, लेकिन वहां आप लोगों को 1947 करना है, ठीक है, 1947 करना है। अब देखते हैं हम अपना आगे का। देखो मैंने क्या कहा था, सभा की कुल समिति, ठीक है, सभा की कुल समितियां, समितियों की संख्या कितनी थी? 15 थी। मैंने बताया था अभी 15 थी। और कौन कौन सी समिति के कौन कौन से कार्य किस किस को विभाग सौंपे गए हैं उसको देखो। देखो जैसे मैंने ये शॉर्ट तरीके से नोट बनाया है, आप भी उसी तरीके से बना लो और बड़े आसानी से 2 बार वीडियो को देखो और 1 बार या 2 बार खुद रिवीजन करो, अपने आप चीजें तैयार हो जाएंगी, ठीक। तो देखते हैं हम, देख हमने बताया था अभी संघ से संबंध। देखो संघ संविधान समिति और संघ विषय समिति, दोनों के अध्यक्ष कौन है? JLN है, जवाहरलाल नेहरू। अभी हमने बताया है आपको, अभी बताया है, ठीक है। और अगला हमने बताया प्रांत संविधान समिति या प्रांत विषय, या विषय से संबंधित है कि केंद्र को कौन कौन से कार्य सौंपे गए, कौन कौन किस किस विषय पर कार्य करेंगे वो, और प्रांतों से संबंधित है जो राज्यों को विषय दिए गए, ठीक है, वो उनकी बात हो रही है। तो प्रांत संविधान समिति, दूसरा प्रांत विषय समिति, इसके अध्यक्ष कौन बताए? अभी हमने सरदार पटेल बताए, ठीक। अगली समितियां देखते हैं हम। इन्हीं समितियों में एक है मूल अधिकार को लेकर, मूल अधिकार हम आगे पढ़ेंगे इनको बहुत अच्छे से। हमारे मौलिक अधिकार हैं जो व्यक्तियों के लिए दिए गए हैं, व्यक्तियों के जीवन के लिए दिए गए हैं, मूल अधिकार समिति। और इसी में है अल्पसंख्यक, जो मेजॉरिटी में कम हैं समुदाय के लोग, उनके लिए। तो जैसे मूल अधिकारों से संबंधित कोई काम होगा उस समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे? सरदार पटेल। या अल्पसंख्यकों के लिए हमारी सभा कोई कानून बना रही है तब भी उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? हमारे सरदार पटेल करेंगे, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अगला सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है और सबसे ज्यादा बच्चे गलत करते हैं और भूलते भी हैं, तो वो क्या है? वो ये दो समितियां बहुत ज्यादा हर बच्चा भूल जाता है, लेकिन आप लोग बार बार या तो वीडियो को देखें या इसे नोट डाउन करके रिवीजन करें, ठीक है। अब देखो मौलिक अधिकार यही है, ये तो मेन समिति हो गई है, लेकिन इसकी एक उपसमिति भी बनाई गई है, ठीक है, इसकी एक उपसमिति बनाई है जिसे मौलिक अधिकार उप समिति कहा गया। और इसकी अध्यक्षता की है, वो किसने की है? JB कृपलानी ने। किसने की है? ये JB कृपलानी ने की है, ठीक है, JB कृपलानी ने की है। दूसरा देखो अल्पसंख्यक मेन समिति ये है, लेकिन अल्पसंख्यक उप समिति भी बनाई गई है और इसकी अध्यक्षता किसने की है? HC मुखर्जी ने। ये वही HC मुखर्जी हैं, ठीक है, जो द्वितीय संविधान सभा की जो बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, उसमें स्थायी रूप से उपाध्यक्ष बनाए गए थे, ये वही HC मुखर्जी। अगला कुछ हम आपको बताएं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जो हमारे संविधान सभा में स्थायी रूप से अध्यक्ष बना दिए गए हैं, उनको समितियों 2-3 समितियां दी गई हैं। एक प्रक्रिया समिति, दूसरा नियम बनाने की समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया, उन नियम को संचालित करने के कार्य की समिति का भी अध्यक्ष बनाया गया। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है झंडा समिति का। यहाँ पे भी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि झंडा समिति के JB कृपलानी अध्यक्ष थे। नहीं, JB कृपलानी कभी किसी समिति के अध्यक्ष रहे ही नहीं थे, ठीक, सॉरी, यहाँ झंडा समिति के अध्यक्ष रहे ही नहीं थे। वो किसके रहे थे? वो रहे थे मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष रहे थे। झंडा से उनका झंडा समिति से कोई लेना देना नहीं था। तो प्रक्रिया समिति, नियम समिति और संचालन समिति या झंडा समिति के बारे में आता है तो वो कौन रहेंगे? दोनों के ही, सभी इन समितियों के अध्यक्ष कौन रहेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहेंगे।
अगला हम देखते हैं। हाँ, अब बात आ रही है कि संविधान सभा में कल हमने बताया था कि 389 सदस्य जो लिए गए थे उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी। महिलाओं की जो संख्या थी वो 15 थी। हमें ये नहीं देखना है कि 15 नहीं याद रखनी है, हमें रखनी है कुछ मेन महिलाओं के नाम। यूपी की 5 महिलाएं थी, उन 5 महिलाओं को आपको याद रखना है और एक महिला का और नाम याद रखना है जो रियासत से आई थी। देखिए, मैंने कहा यूपी में जो महिलाओं की जो संविधान सभा में महिलाओं की संख्या थी वो कितनी थी, 15 थी। अब इन 15 महिलाओं में यूपी से प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15 थी। और इसमें भी आपको खास करके जो याद रखनी है वो बेगम एजाज रसूल को याद रखना है, क्योंकि वो एकमात्र मुस्लिम महिला थी। ठीक है, मुस्लिम महिला थी। ठीक, तो देखिए यूपी की कौन कौन सी महिलाएं थी। पंडित विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित थी। पूर्णिमा बनर्जी थी, पूर्णिमा बनर्जी। कमला चौधरी, कमला चौधरी। एजाज रसूल, एकमात्र, ये बेगम एजाज रसूल है। कौन है, बेगम एजाज रसूल, एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य। ठीक है, मुस्लिम महिला सदस्य। ठीक है, अगला सुचेता कृपलानी। तो 5 महिलाओं को याद रखना, विजय लक्ष्मी पंडित, पूर्णिमा बनर्जी, बेगम एजाज रसूल और सुचेता कृपलानी। ठीक है, ये 5 महिलाओं को आपको नाम रखना है याद। अगला अगर हम बात करें तो एकमात्र महिला को और आपको याद रखना है जो देशी रियासतों से संविधान सभा का प्रतिनिधित्व किया था। उनका नाम था एनी मस्करनी और ये त्रावणकोर की जो देशी रियासत थी वहां से आई थी, वहां से चुनकर आई, मनोनीत होकर आई थी। ठीक है, एनी मस्करनी। तो आप एकमात्र रियासत से, ठीक है, आने वाली महिला सदस्य कौन है, एनी मस्करनी। और ये कहां से आई हैं, त्रावणकोर से आई हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना कि संविधान सभा में किस राज्य से सबसे अधिक सदस्यों की संख्या थी। तो आप जानते हैं तब भी राज्यों की जो सदस्य संख्या थी ज्यादा थी वो यूपी से थी। उस समय उसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। और आज भी क्या है, संविधान सभा के समय भी यूपी प्रांत से ही सर्वाधिक सदस्यों की संख्या थी। और यूपी प्रांत को उस समय क्या कहते थे, संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत। ठीक है, तो यहां से लिया गए थे, वो सदस्यों की संख्या थी 55। ठीक है, उन सदस्यों की संख्या कितनी थी, 55 थी। तो इतना ही याद रखना है आपको। ठीक, आगे देखते हैं हम, आगे देखते हैं। हाँ, अब देखो जो प्रारूप समिति बनी थी उस प्रारूप समिति का मेन कार्य तो था जो BN राव ने हमारा प्रारूप बनाया है संविधान का उसकी जांच करना। लेकिन उसकी जो जांच की गई है वो 3 वाचनों के तहत की गई है। जो पहला वाचन है 4 नवंबर 1948 से शुरू होकर 9 नवंबर 1948 तक चला है। दूसरा वाचन है वो सबसे लंबा चला है। ठीक है, वो सबसे लंबा चला है, 15 नवंबर से शुरू हो जाता है, 15 नवंबर 1948 से शुरू हो जाता है और ये देखो 17 अक्टूबर 1949 तक। ध्यान रखना कि यहाँ पे 48 है और यहाँ क्या हो गया है, 49 हो गया है। ये सबसे लंबा वाचन है। ठीक है, सबसे बड़ा वाचन है। और तीसरा जो वाचन हुआ है वो हमारा 14 नवंबर से शुरू होकर 26 नवंबर 1949 तक चला है। और 26 नवंबर 1949 को जब वाचन का अंतिम समय था उसी दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। उसी दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। देखो मैं बता दूं, ये 26 नवंबर 1949 को ये हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया है। इसमें इस समय जब संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया तो इस 26 नवंबर 1949 वाले संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 8 अनुसूची हैं, 8 अनुसूची हैं। ठीक है, और वही 22 भाग हैं, 22 भाग हैं। लेकिन इस दिन
हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू किया गया, आंशिक रूप से इसके 5 भागों को लागू किया गया है, 22 भागों में से 5 भागों को लागू किया गया है और 395 अनुच्छेदों में 16 अनुच्छेदों को ही लागू किया गया है, 16 अनुच्छेदों को ही लागू किया गया। देखो आप लोग ये इस बात के लिए बिल्कुल परेशान मत होना, ये संख्या है ना कहीं कहीं पर 15 भी मिल जाएगी आपको, ठीक है, 15 भी मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। वास्तव में संख्या इसकी 16 ही थी जो आंशिक रूप से लागू किया गया था, ठीक। और अब वो 16 अनुच्छेदों को आपको याद नहीं रखना है, बस 1 2 3 4 तक 5 तक याद रखना है, 1 2 3 4 तक, ठीक। और 394 93 और 95 तक रहा है। नहीं, अब अगला देखते हैं हम। हाँ देखो, मैंने कहा अभी 26 नवंबर 1949 को हमारा क्या हुआ है, संविधान बनकर तैयार हो गया और इसी दिन संविधान को संविधान सभा द्वारा या स्वीकार कर लिया गया है, अधिनियमित कर लिया गया है, एक अंगीकृत कर लिया गया है। कुछ भी आ जाए कि संविधान सभा ने हमारे संविधान को किस समय अधिनियमित किया, स्वीकृत किया, अंगीकृत किया, ठीक है। तो वो कब 26 नवंबर 1949 को ही क्या किया है, अधिनियमित स्वीकृत किया है, अंगीकृत किया है और अधिनियमित किया है। अगला, कुल अनुच्छेद मैंने अभी बता दिए थे आपको कि जब बना था कुल कितने अनुच्छेद थे, 395 थे, 8 अनुसूचियां थी इस दिन इसमें और अनुसूचियां, ठीक है। अभी बाद में इन अनुसूचियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और 22 भाग थे अभी बताया था मैंने। अब देखो लागू कितने किया गया है, लागू सिर्फ 16 अनुच्छेद किए गए, वो मैंने बता दिया। जब ये बनकर तैयार हुआ संविधान 26 नवंबर 1949 को, तब तक टाइम कब तक कितना हो चुका था, टाइम देखो, इस संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लग गया था इसको बनने में, ठीक है, बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लग चुका था। अगर हम देखो यहाँ बात करें कि सर 26 नवंबर 1949 को अगर ये संविधान बन गया तो उस दिन पूर्णतः क्यों नहीं लागू किया, उसका एक रीजन है, आपको मैं थोड़ी देर में अभी बताऊंगा कि वो रीजन क्या था, ठीक है। तो ये देखो हमारा 26 नवंबर 1949 की डेट। अब देखिए 26 नवंबर 1949 को ही क्या किया गया था, उसी दिन से हम लोग भारत में विधि दिवस के रूप में मनाते थे। किस दिवस के रूप में, विधि दिवस के रूप में मनाना स्टार्ट किया था, जो अभी आकर 2015 में, शायद मुझे देखो थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें, 2015 में अंबेडकर की 125वीं जयंती पर, ठीक है, 125वीं जयंती पर इस विधि दिवस को हमने संविधान दिवस के रूप में घोषित कर दिया। तो कभी पूछा जाए आपसे कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 26 नवंबर को ही हमारा संविधान दिवस मनाया जाता है। पहले ये 26 नवंबर 2015 से पहले किस रूप में मनाया जाता था, विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। लेकिन 2015 में अंबेडकर की ये जो जयंती थी वो 125वीं थी, तब से इसको क्या कर दिया गया है, संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाना स्टार्ट कर दिया है। अब देखते हैं अगला हमारा है, अब देखो जितना हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, देखो एक बात सॉरी मैं भूल गया, वाचन का मतलब है रीडिंग करना। जो क्रियाकलाप किए गए हैं अब तक उसमें कितनी बार जो क्रियाकलाप किए हैं उनको पढ़ना, अच्छे से अध्ययन करना, वो रीडिंग है, वही वाचन है, ठीक है। तो अब देखो सभा की कुल बैठकें, वैसे देखो कहीं कहीं इसमें भी कंफ्यूजन रहता है कि सभा की कुल बैठकें हुई थी वो 11 हुई थी, नहीं, जो फुल बैठकें हुई थी वो 11 ही थी, लेकिन 12वीं में हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया है। जो वास्तव में फुल बैठकें हुई थी वो 11 थी, लेकिन 12वीं बैठक ही वो अंतिम बैठक थी जिसमें हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। अब मैं बात करूं कि हमारी संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वो कब हुई है। देखो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई है, लेकिन
संविधान इस समय भी लागू नहीं किया गया, उसका एक रीजन है, वो अभी बताऊंगा मैं आपको रीजन क्या है। ठीक है, देखो 24 जनवरी 1950 को क्या हो गया, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और संविधान सभा को यहाँ भंग कर दिया जाता है। और अब संविधान सभा को भंग करने के बाद इसे अंतरिम संसद का रूप दे दिया जाता है। ठीक है, इसे अस्थायी संसद भी कहा जाता है। अगर आपसे कभी ये पूछ ले अस्थायी संसद कौन थी, कुछ नहीं, हमारी यही संविधान सभा को जब अंतिम बैठक हुई थी उस दिन अंतरिम संसद का नाम दे दिया गया, दर्जा दे दिया गया था। अंतिम, अब देखो जब अंतिम बैठक हुई तो उस दिन क्या क्या कार्य हुए थे, ध्यान रखना है। ये पहला, हमारे यहाँ संविधान सभा ने राष्ट्र गीत, वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम, और राष्ट्रगान, जनगणमन, ठीक, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बना दिया गया। देखो ध्यान रखना, अंतिम बैठक के दिन राष्ट्रगीत को संविधान सभा ने अपनाया, राष्ट्रगान को संविधान में शामिल किया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी बनाया गया अंतिम बैठक वाले दिन। अब अंतिम बैठक हुई है तो उसमें टोटल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, ठीक है, टोटल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं। और इस समय जो महिलाओं की संख्या थी हस्ताक्षर करने में, उनकी महिलाओं की संख्या कितनी थी, 8 थी। ठीक है, अब मैं यहाँ थोड़ा एक बात बता दूं आपको, बात ये है देखो कि 284 सदस्य हैं, 284 सदस्य अंतिम रूप से, इसमें महिलाएं भी शामिल हैं, 284 सदस्य हैं जो अंतिम रूप से संविधान सभा पर 24 जनवरी 1950 को क्या कर रहे हैं, हस्ताक्षर कर रहे हैं। तो इस पर पहला हस्ताक्षर था वो JLN का हुआ था, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का हुआ था, JLN का हुआ प्रथम हस्ताक्षर किसका हुआ था, जवाहरलाल नेहरू का हुआ था। अंतिम हस्ताक्षर हमारे जो किया गया था वो किसका था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। और एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसके 84 में एक व्यक्ति ऐसे थे जो हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था, मना कर दिया था, नुसरत लोहानी, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, संविधान पर अंतिम बैठक में संविधान पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो याद रखना है, प्रथम हस्ताक्षर किसका है, JLN जी का है, अंतिम हस्ताक्षर किसका है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है, और जो व्यक्ति जिन्होंने हस्ताक्षर किया ही नहीं वो कौन है, नुसरत लोहानी थे, ठीक है, नुसरत लोहानी थे। अब हम देखो अगला, अब पहले नंबर हम एक आपको बात बता दें कि देखो संविधान हमारा कब बनकर तैयार हो गया है, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। इधर अब संविधान सभा की अंतिम बैठक हो गई 24 जनवरी 1950 को, फिर भी संविधान को अभी लागू नहीं किया गया। उसका रीजन ये था, याद करो कि 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था हमारा कांग्रेस का, JLN की अध्यक्षता में, JLN की अध्यक्षता में रावी नदी के किनारे लाहौर अधिवेशन हुआ था। तो उस समय हमारे इसी अधिवेशन में JLN द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी और इसी दिन प्रत्येक आगामी 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की भी तारीख निश्चित कर दी गई थी, ठीक है। आगामी 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस, मतलब हर साल हम लोग अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। अब देखो स्वतंत्रता उस दिन तो नहीं मिल पाई 26 जनवरी को, उसके बाद 15 अगस्त को हमको स्वतंत्रता मिल गई है। अब देखिए यहाँ 26 नवंबर 1949 को संविधान बना है, 24 जनवरी 1950 को ये क्या हुआ है, अंतिम रूप से बैठक हुई है। तो 2 ही दिन की बात तो है, इस तारीख को हमारे जो क्रांतिकारी थे वो भुलाना नहीं चाहते थे, इसलिए हमारा जो संविधान लागू किया गया है वो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ है। अगला हम देखते हैं संविधान लागू। देखो अभी मैंने वही बताया, संविधान लागू हुआ, ठीक है।
कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को हुआ। क्या रीजन क्या था? इसको पहले क्यों नहीं लागू किया गया? रीजन यही था कि 1929 में वहाँ पे क्या हुआ था, रावी नदी के किनारे हमारे जेएलएन ने अध्यक्षता की थी, उसमें पूर्ण स्वराज वो सॉरी स्वाधीनता मांगी, स्वतंत्रता की बात की थी, इसीलिए उसको क्या किया था, नहीं मनाया था पहले। अब हम बात कर रहे हैं जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस दिन भी इसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। तो इन्हें मूल संविधान की अनुसूची भी या भाग या अनुच्छेद मानेंगे, ठीक है। लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करें तो अभी नंबरिंग के अकॉर्डिंग कोई संविधान वो अनुच्छेद नहीं बढ़ा है, ना कोई भाग बढ़ा है, लेकिन हाँ इसके कुछ क्लॉज जोड़ दिए गए हैं। तो वर्तमान में लगभग में अभी देखा जाए क्लॉजों के साथ, क्लॉज या सब क्लॉज जोड़ दिए गए, जैसे का 395 का या 40 का 39 का, ऐसे करके क्लॉजों को जोड़ दिया गया है। तो वर्तमान में इन क्लॉजों के सहित इनकी संख्या लगभग में 476 के लगभग में बताई जा रही है, 476 के लगभग में बताई गई। और जो भाग हैं इनमें भी क्लॉज जोड़ दिए गए हैं, ए बी, ठीक है, ऐसे करके। तो इनकी संख्या कितनी हो गई है? 26 हो गई। वो बताएंगे 9A है, 9B है और 14A है। वो कैसे, वो बताएंगे हम आगे। अनुसूचियों की संख्या ये कितनी थी, इनकी संख्या वास्तव में बढ़ा दी गई है और ये संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है वर्तमान में? 12। तो ये तो देखो वर्तमान की संख्या 400 क्लॉज के साथ है, ये भी क्लॉज के साथ है, लेकिन यहाँ वास्तव में नंबरिंग बढ़ गई है, ठीक है। 8 की जगह अनुसूचियां कितनी हो गई हैं? 12 हो गई हैं। तो आप ऐसे ही लिख लें, ठीक है। अब देखो हम बात कर रहे हैं, देखो ये लिखा है वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या लगभग में क्लॉज को मिलाकर, संख्या नहीं बढ़ी अनुच्छेदों की, उनमें क्लॉज जोड़ दिए गए हैं। नहीं तो आप 395 के बाद 396 अनुच्छेद कहीं नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो 476 हमारे अनुच्छेद क्लॉज के साथ हो गए हैं, भाग भी हमारी यहाँ 26 रख देना, ठीक है, 26 हो गए हैं, 22 तो पहले थे, 4 क्लॉज जोड़ लिए गए हैं, ठीक है, वो आगे देखेंगे। और अनुसूचियां हैं हमारी, अनुसूचियों, ये अनुच्छेद हैं, यहाँ ध्यान रखना, ये अनुच्छेद हैं और ये शॉर्ट में लिखा है, ये अनुसूची है। अनुसूचियों की संख्या कितनी कर दी गई है? 12, जो हम आगामी समय में अभी पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखें लेखन का। अब देखो हम संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया, सब कुछ हो गया, हम लोगों में खुशी का माहौल था, ठीक है। तो अब इसको लेखन की बारी आई। तो लेखन कार्य किसने किया है? एक प्रेम बिहारी नारायण राय जादा थे, उन्होंने इसका लेखन कार्य किया था। जो उन्होंने लेखन कार्य किया था वो मूल रूप से अंग्रेजी में किया था, फिर बाद में इसका हिंदी में अनुवाद कर दिया गया है। देखो ये लेखन, संविधान का लेखन कार्य किया है। लोग बाग ये समझ लेते हैं कि अंबेडकर जी ने संविधान को लिखा था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। संविधान को अंबेडकर ने नहीं लिखा था, हाँ वो बहुत से देशों के संविधान का अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे, ठीक है, इसलिए उनको जनक या पिता मान लिया गया है, लेकिन लेखन कार्य उन्होंने नहीं किया है। तो लेखन कार्य करने वाले व्यक्ति कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण राय जादा, ठीक है, ज्यादा नहीं, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा, इन्होंने लेखन किया है संविधान का, और मूल रूप से अंग्रेजी में किया, फिर बाद में हिंदी में ये परिवर्तित किया गया है। अब इसमें जो डिजाइन बनाई थी, मान के चलिए ये हमारा संविधान है, ठीक है, ये हमारा संविधान है, तो इस तरह से कोई डिजाइनें रही होंगी, इस तरह से कोई डिजाइन रही होगी, या कुछ इस तरह से ये डिजाइनें रही होंगी, ऐसे करके, ठीक है। ये इस तरह से डिजाइन, ये डिजाइन बनाने वाले व्यक्ति कौन थे इनके पन्नों पर? वो नंदलाल बोस, ठीक है, खास करके नंदलाल बोस का ही नाम आता है, लेकिन साथ में ये भी थे राम मनोहर सिन्हा भी थे इनके साथ में। तो लेखन कार्य किसके द्वारा किया गया है? आपको याद रखना है, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। और डिजाइन तैयार, उसका जो डिजाइन मैंने बताया था, इस तरह से ये पन्नों पर डिजाइन की थी, ये करने वाले कौन थे? वो नंदलाल बोस थे, और इनके साथ में राम मनोहर सिन्हा भी थे। अब मैंने बताया अभी मूल रूप से ये किस भाषा में लिखा गया था? मूल रूप से ये
अंग्रेजी में लिखा गया था और बाद में इसको हिंदी में भी अनुवादित कर दिया गया है। ठीक है, तो आपके जो काम की चीज़ है वो हमने बता दी, आप ऐसे ही नोट्स बनाएं। ठीक है, और किसी भी वीडियो में एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी वीडियो में किसी भी सर से, अजीत सर या अवधेश सर से कोई गलती हो जाती है तो आप क्रिटिसाइज ना करें, बुराई ना सोचें, बुरा ना सोचें कि कुछ नहीं आता है, ऐसा वैसा नहीं, कुछ नहीं, बहुत कुछ आता है। ठीक है, हाँ, अगले वीडियो में वो जरूर सुधारा जाएगा। ठीक है, गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, किसी से भी हो सकती हैं। अगला, अब देखो, संविधान बनकर तैयार हो गया, संविधान लागू भी हो गया, लेकिन संविधान सभा की कुछ बुराइयां की गई हैं, आलोचनाएं की गई हैं, और कुछ इसके बारे में कोटेशन में वक्तव्य भी है, किसने क्या कहा है, किसने कौन सा कथन बोला है संविधान सभा के बारे में, वो देख लो। आपके लिए बिल्कुल सेम ऐसे ही उतार के नोट्स बनाना है, कुछ भी बदलाव नहीं करना है, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स हो जाएगा और आप बड़े आसानी से इसको आसान भाषा में तैयार कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और मैं कुछ समझा रहा हूँ उस हिसाब से तैयार कर सकते हैं। एक बार वीडियो अच्छे से देखना, फिर रिवीजन करना नोट बनाकर, और फिर एक बार वीडियो देखना, 100% तैयार हो जाएगा। ठीक, हाँ देखो, इसे सबसे पहले हम बात कहते हैं, हमारे एक विस्टन चर्चिल थे, ये विस्टन चर्चिल वही विस्टन चर्चिल है जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी का, क्लीमेंट एटली याद करो 1945 में आम चुनाव हुए हैं, उसके बाद ये चुनाव हार जाता है और क्लीमेंट एटली क्या हो जाते हैं, प्रधानमंत्री। ये वही विस्टन चर्चिल है। अब इस सभा जब बन रही है तो ये मानो क्या कह रहा है कि ये एक जाति की सभा, और वो जाति है हिंदू केवल। अब देखो, ये भड़काना चाह रहा है, आप भी तो भड़काना चाह रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों, मतलब जो भी हमारे धर्म है उनको आपस में भड़काना चाह रहा है। कह रहा है जी देखो, ये सभा बना के रखी है, ये संविधान सभा बना के रखी है, वो केवल एक जाति है, यहाँ जाति से मतलब है केवल हिंदुओं की सभा है ये। ठीक है, और ऐसी बारात है जिसका दूल्हा ही नहीं है, मतलब बिना दूल्हे की बारात बताया है, एक जाति की सभा बताया है और बिना दूल्हे की बारात। ठीक है, बिना दूल्हे की बारात, ये किसने बताया है संविधान सभा को? विस्टन चर्चिल ने बताया है। अगला जो हमारा कोटेशन देने वाले हैं या वक्तव्य देने वाले हैं, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, ऑस्टिन है। ठीक है, उनका नाम है, ये देखो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। क्या सभा को ही इन्होंने कह दिया ये कांग्रेस है और कांग्रेस क्या एक भारत है। तो ये ऑस्टिन साहब ने क्या किया है, वक्तव्य दिया है। अगला, अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना अभी कि अंबेडकर को लेखनकार के लिए नहीं जाना जाता है, लेखनकार के प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा को जाना जाता है। यहाँ पे देखो अंबेडकर के बारे में एक बहुत अच्छा पॉइंट आया, वो क्या है, अंबेडकर को दक्ष पायलट, महान, ठीक है, दक्ष पायलट किसने कहा है सभा के लिए, संविधान के लिए? वो कहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इनको दक्ष पायलट कहा है। और अगला, अब इस सभा के बारे में, हिंदुओं का निकाय है ये संविधान सभा, केवल केवल हिंदुओं का निकाय, ये लॉर्ड विस्काउंट का ये कथन है। अगला, इसे अपवहीन समिति का नाम किसने दिया? संविधान सभा अपवहीन समिति का नाम दिया है वो निराजुद्दीन अहमद, निराजुद्दीन अहमद। तो देखो अच्छे से याद रखना, एक जाति की सभा या बिना दूल्हे की बारात विस्टन चर्चिल कहते हैं, हिंदुओं की सभा मतलब कांग्रेस भारत और भारत ही कांग्रेस है, ये ऑस्टिन कहते हैं। अगला, अंबेडकर को दक्ष पायलट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, हिंदुओं का निकाय विस्काउंट ने कहा है, और अपवहीन समिति जो निराजुद्दीन अहमद ने कहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं एक बात बता दूं आपको, अंबेडकर जी के बारे में एक बात बता दूं, अंबेडकर जी के बारे में। अंबेडकर जी के बारे में बात वो ये है कि जब 14 अगस्त 1947 को हमारा पाकिस्तान क्या हो गया, हमसे अलग हो गया, पाकिस्तान भारत से अलग हो गया, तो पाकिस्तान दो भागों में अलग हुआ था। एक तो हमारा जो वास्तव में अभी पाकिस्तान है वो, दूसरा बांग्लादेश में जो पूर्वी पाकिस्तान है, मतलब जो वर्तमान का बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो उस समय अंबेडकर जी थे जो संविधान सभा के सदस्य थे, तो वो पूर्वी बांग्लादेश से ही थे, मतलब पूर्वी पाकिस्तान से था। अब वो पाकिस्तान में चला गया। अब
तो इससे क्या हुआ, इनकी सीट भी बांग्लादेश में चली गई, मतलब पूर्वी वर्तमान के बांग्लादेश में, उस समय के पूर्वी पाकिस्तान में चली गई। तो फिर अब अंबेडकर का पद खाली हो गया। अब लोगों को ये लगा कि भाई अंबेडकर जी अगर संविधान सभा में नहीं रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। इस बात को देखते हुए कुछ लोगों ने अंबेडकर को पुनः संविधान सभा का सदस्य बनाने के लिए पुनर्चुनाव कराए, जिसमें ये पुणे, महाराष्ट्र का जो पुणे है, पुणे, ठीक है, पुणे से एक सदस्य थे M.R. जयकर, ठीक है, M.R. जयकर थे। उनको पुणे की सीट से बैठाया गया, इन्होंने मतलब इस्तीफा दे दिया और इनके जगह पर कौन चुनाव लड़े, अंबेडकर जी चुनाव लड़े और वो फिर वहां से संविधान सभा के सदस्य बन के आए थे। कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पुनर्चुनाव में सब अंबेडकर जी ने कहाँ से चुनाव लड़ा था, तो मुंबई आ जाए, महाराष्ट्र आ जाए, पुणे आ जाए, घबराना नहीं है, तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है। हाँ, तीनों नहीं देगा, एक ही देगा, या तो मुंबई देगा या महाराष्ट्र देगा या पुणे देगा, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट इंपोर्टेंट पॉइंट हैं जो हम उधर पीछे चर्चा नहीं कर पाए हैं, यहाँ कर रहे हैं। अगला हम बात करते हैं, देखते हैं अपना। हाँ, मैंने कहा देखो, जब संविधान सभा बनी थी ना, तो वो दो रूपों में काम कर रही थी। एक तो संविधान निर्माण का काम कर रही थी, दूसरा उसका काम ये भी था भारत के प्रशासनिक कार्यों को भी देखभाल करना, मतलब प्रशासनिक कानूनों, प्रशासनिक कार्यों का भी काम कर रही थी, ठीक है। देश के लिए भी निर्माण कार्य कर रही थी कानूनों का, और संविधान का भी निर्माण कार्य कर रही थी। लेकिन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, वो पॉइंट ये है कि जब ये संविधान निर्माण का कार्य करती थी, संविधान निर्माण का कार्य कर रही थी, उस समय इसकी अध्यक्षता कौन करता था? उस समय हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्षता करते थे। लेकिन जब ये देश के कानून के निर्माण में कार्य करती थी, तब इसकी अध्यक्षता कौन करते थे? तब अध्यक्षता करते थे जीबी मावलंकर। यही वो जीबी मावलंकर हैं जो आगे चलकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, सॉरी हम भूल रहे हैं, ये क्या बने थे, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा के प्रथम कुछ बने हैं, मुझे ध्यान नहीं रहा, सॉरी, ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ पे बात करते हैं, जीबी से मतलब है गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। तो ये दो रूपों में कार्य कर रही थी, आपको इतना संविधान का निर्माण कर रही है, तब अध्यक्षता कौन कर रहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे हैं। और जब ये देश का कानून निर्माण का कार्य कर रही तो जीबी मावलंकर यही लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे, ठीक है। अगला भाई, अभी देखो मैंने ये पहले ही पढ़ा दिया है इसके बारे में कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। लागू क्यों, रीजन क्या था उसका कि 26 जनवरी को ही लागू किया गया, ठीक है। तो वो हमने रीजन भी बता दिया, क्या रीजन था क्या नहीं रीजन था। एक मिनट, ठीक है। तो आप देखो मैंने बता दिया इसका रीजन क्या था कि 26 जनवरी को हमने कैसे 1929 में रावीर नदी के किनारे लाहौर में अधिवेशन किया गया, तो वहाँ पे हमने आगामी हर 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की बात की गई थी JLN द्वारा, इसलिए हमने इसको 26 जनवरी। एक बात शायद हम भूल गए हैं, उसको देख लेना, एक डेट और है 22 जुलाई 1947। इस दिन हमारी संविधान सभा ने झंडे को शामिल किया था, ठीक है। इस झंडे को शामिल कब किया गया है संविधान सभा में? 22 जुलाई 1947 को, ठीक। तो देखो संविधान सभा का ये पार्ट 2 है, इसको अच्छे से पढ़ना समझना। एक बार हम आपको थोड़ा जल्दी एक रिवीजन करके बता दे रहे हैं कि कैसे कैसे संविधान सभा की शुरुआत हुई थी। मैंने बताया था कैबिनेट मिशन आया है, 3 सदस्य आए हैं, उसके 3 सदस्य आए हैं, वो कैबिनेट, वो कह रहा है अब उसका कैबिनेट मिशन का जो उद्देश्य है वो यही है कि भारत में अंतरिम सरकार का गठन करें और जल्द ही हम उससे संविधान सभा का भी निर्माण करें। अब संविधान सभा के निर्माण से पहले हमने देखा था कि संविधान सभा की जो मांगें हुई थी वो कब कब हुई थी। पहली मांग थी जो 1895 में हमारे BG तिलक ने की थी, वो अनौपचारिक थी। अनौपचारिक से तात्पर्य वहाँ कांग्रेस का कोई सहयोग नहीं था, ठीक है। उसके बाद 1922 में हमारे गांधी जी ने यंग इंडिया के माध्यम से किए,
ठीक है, और कहा है कि भारतीय द्वारा बनाई जाएगी संविधान सभा। 1934 में एम.एन. रॉय ने की है, जो औपचारिक कहीं ना कहीं कांग्रेस का सहयोग मिलने लगा है, तो पहली औपचारिक मांग एम.एन. रॉय ने की थी। फिर 1935 में कांग्रेस का पूर्ण सहयोग मिल गया। अंग्रेजों का जो सहयोग, थोड़ा अंग्रेजों के दिमाग में इस बात की उपज हुई थी कि भारतीयों के लिए यहाँ एक संविधान सभा के बारे में सोचा जाए। वो 1942 का कैबिनेट मिशन था, हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया था और पढ़ा था आपने। और फिर ये कैबिनेट मिशन आया 1946 में, उसके 3 सदस्य आए। उस कैबिनेट मिशन का मेन उद्देश्य यही था कि भारत के लिए तुरंत एक संविधान सभा का निर्माण किया जाए और अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। अंतरिम सरकार के जो गठन में कुछ सदस्य थे, वो 2 सितंबर 1948 को 2 सितंबर 1946 को जो हमारी अंतरिम सरकार बनकर तैयार हुई थी, उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हमने लिखा दिया। अब उसके कुछ मंत्री थे, आपने पढ़े थे, ठीक है, तो उन मंत्रियों को भी हमने पढ़ लिया था, एक फ्रेम में हमने बनाया बहुत अच्छे से, उसको आप तैयार कर रहे होंगे। संविधान सभा बनकर तैयार हो गई। संविधान की पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के टाउन हॉल में बताई थी, हमने बताया था। 207 या 211 सदस्यों ने भाग लिया है और उसमें 8 महिलाएं शामिल की गई थी, ठीक है, और इसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद दूसरी बैठक हुई है, सेम जगह पे हुई है, 11 बजे हुई है, दिल्ली के टाउन हॉल में ही हुई है। यहाँ पे क्या बड़ा अच्छा बदलाव हुआ है, बदलाव ये हुआ है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया है और फ्रैंक एंथनी उपाध्यक्ष थे जो पहली सभा में, उसमें यहाँ पे एच.सी. मुखर्जी को बना दिया गया है। जो हमसे गलती हुई है वो 13 दिसंबर 1946 में जब हमारे जे.एल.एन. साहब ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। उद्देश्य प्रस्ताव मतलब कि हमारी संविधान सभा का उद्देश्य क्या है, ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। तो इस उद्देश्य प्रस्ताव की जो रिपोर्ट सभा ने पेश की थी, ठीक है, वो 22 जनवरी में, बार बार बता रहा हूं, ये पिछले वीडियो में गलती हो गई है, 22 जनवरी 1946 लिख गया है, ठीक है, वहां 46 की जगह आपको क्या करना है, 47 करना है, ठीक है, ये मैं बता रहा हूं आपको, वहां 47 कर लेना है, ये पिछली वीडियो में गलती हुई है, ठीक। और फिर यहाँ पे संविधान सभा बोलती है कि देखो हमारा उद्देश्य ये है कि भारत के लिए एक संविधान बनाना और भारत को एक गणराज्य के रूप में या संप्रभु गणराज्य के रूप में भी बनाना, ये उद्देश्य बताया है, ठीक है। अब उसके बाद हमने देखा था कि संविधान सभा में टोटल सदस्यों का चुनाव हुआ था, कैबिनेट सॉरी अंतरिम सरकार द्वारा सदस्य कितने निर्धारित किए, 389 सदस्यों को हमने 3 भागों में बांटा था। ब्रिटिश भारत के प्रांतों से 292, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से और देशी रियासतों से जो मनोनीत किए गए थे वो 93 सदस्य थे। तो देखो ये इस तरह से मालूम पड़ता है कि ब्रिटिश सभा केवल निर्वाचित ही सदस्य नहीं थे, न केवल मनोनीत, मतलब मनोनीत और निर्वाचित चुने हुए सदस्यों का एक मिश्रण थी। इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था और प्रांतीय विधानसभाओं के जो सदस्य थे उनके द्वारा प्रत्येक 10 लाख की आबादी से एक सदस्य लिया गया था, ठीक। ये हमने देख के बहुत अच्छे, अब 389 में से 296 सदस्यों का चुनाव हुआ था। इनमें सबसे ज्यादा सीटें जीती थी वो हमने बताया था 208 कांग्रेस ने जीती हैं, ठीक है, मुस्लिम लीग है, फिर अन्य को और क्षेत्रीय पार्टियों को मिला है, ठीक है, जो प्रतिनिधित्व हमने वो भी देख लिया था। अगला जो हमारा रहा था कि संविधान सभा में जो प्रारूप समिति बनाई गई थी, प्रारूप समिति का मेन उद्देश्य था जो बी.एन. राव द्वारा, बेनीगल नरसिम्हा राव द्वारा संविधान का प्रारूप बनाया गया था, खाका खींचा गया था। उस खाके की जांच करने के लिए अंबेडकर की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय एक समिति बनी थी। इसे हम प्रारूप समिति को हमने नाम बताए थे, इसे ड्राफ्ट कमेटी भी कहते हैं, ठीक है, पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। उसके जो 6 सदस्य थे हमने देखा के.एम. मुंशी उसमें एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे, ठीक। और उसके बाद हमने क्या किया था, इसमें कांग्रेस का जो हमारा भारत का विभाजन हुआ है 14 अगस्त 1947 में, तो हमारी सीटें कुछ कम ज़्यादा हो गई हैं, मतलब कुछ 389 में से कुछ सीटें पाकिस्तान वाले क्षेत्र में चली गई और 299 लगभग सीटें बची हैं। उन 299 सीटों में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व किया फिर भी यूपी से ही हुआ है, ठीक है, यूपी से हुआ है। अब महिलाओं के बारे में अभी जो हमने पढ़ाया है तो आप देख लेना इसको बहुत अच्छे से एक बार, बिल्कुल शॉर्ट में, इतना जल्दी और इतना सटीक, ठीक है। मैं कंटेंट शायद है किसी ने दिया हो अब तक, बिल्कुल हर बिंद
आप इससे चाहे पीसीएस दीजिए, आरओ दीजिए, या यूपी का कोई भी यूपी या भारत का कोई भी कंपटीशन क्लास दीजिए, आपके लिए सुइटेबल होगा। ठीक, तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ शेयर तो फिर आपको करना ही करना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल। जय हिंद।